So analytical studies, they can be observational and experimental, and observation can be cohort, case control study and the cross sectional. जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो हैं ये फिर जैसे हमने डिस्कस किया कि अनकंट्रोल्ड ट्रायल एंड कंट्रोल्ड ट्रायल हो सकते हैं। तो अनकंट्रोल्ड ट्रायल में एक ही ग्रुप होगा, उसमें कंट्रोल भी नहीं होगा, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगी, दैट भी सिंगल ट्रायल होगा। यूजुअली अनकंट्रोल्ड ट्रायल जो है ये जो न्यू ड्रग आती हैं उसके लिए ये की जाती हैं कि उसमें उसके डोज रेंज जो है वो ये मालूम करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स मालूम करने के लिए, तो यूजुअली उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंट्रोल ट्रायल जो है उसमें ये होता है कि इसमें या तो एक कंपैरिजन के लिए ग्रुप होती है या उसको एक कंट्रोल ग्रुप जो है मौजूद होती है। फिर उसमें डिपेंड करता है रैंडमाइजेशन पर। अगर रैंडमाइजेशन है तो दैट विल बी आरसीटीज, और अगर नहीं है तो नॉन रैंडमाइज्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज द दैट causes एक्सपेरिमेंटल स्टडी। रैंडमाइजेशन क्या है? रैंडमाइजेशन सिर्फ ये है कि विदाउट एनी फेवरेटिज्म, विदाउट एनी आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर जो है दोनों ग्रुपों में रैंडमली जो है इन पेशेंट्स को एलोकेट करता है। यानी उनकी अपनी किस्मत होती है कि जो पास पेशेंट जो है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चले जाते हैं, पास जो है ये केस जो कंट्रोल ग्रुप में चले जाते हैं। तो ये ना रिसर्चर के हाथ में होते हैं, ना ये पेशेंट के हाथ में होता है, बल्कि ये उनकी लक होती है। अच्छा, एक दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम कंसीलमेंट कहते हैं। कंसीलमेंट एक्चुअली वर्ड लिखना है कंसील से, विच मीन यानी उसको सीक्रेट रखना। ये प्रोसेस जो है आरसीटी में होती है बाज में, और बाज में नहीं होती, मतलब डिपेंड ऑन द प्रोटोकॉल, डिपेंड ऑन दैट प्लान विच इज बीन मेड बाय द रिसर्चर्स, मेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। ये रेंडमाइजेशन के बाद जो है उसको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है, और उस नंबर को फिर एक सील एनवलप में फिर बंद किया जाता है, और फिर वही एनवलप जो है ये मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट जो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर वो एनवलप जो है ये ओपन भी करे तो उसमें कुछ नंबर्स होती हैं, कोड्स होते हैं, और उस कोड्स का इन पेशेंट्स को नहीं पता होगा कि भाई अगर मेरे को जो एनवलप में है उसमें है लिखा हुआ है कि 333 333, तो व्हाट डज इट मीन, मैं कौन से ग्रुप में हूँ ये मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि आप जो है यहाँ पर रैंडमाइजेशन के साथ साथ कंसीलमेंट भी की है, यानी आपने इसको सीधे राज रखा है, इसको आपने सीक्रेट रखा है कि यहाँ पर कौन जो है किस ग्रुप में, यानी पेशेंट को एट द टाइम ऑफ दैट रैंडमाइजेशन पता नहीं चले जाएगा कि मैं जो है कंट्रोल ग्रुप में हूँ या मैं उस ग्रुप में हूँ। या वो तो खैर यूजुअली सिंगल ब्रांड में भी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो 333 है या 777 है, इस तरह कुछ नंबर जो है दिया जाता है कि इससे मुराद कौन सी ग्रुप है, ये ग्रुप को मतलब इसका कौन सी ट्रीटमेंट कौन सी होगी, क्या क्या होगा, सिंपल उनको एक नंबर मिल जाता है। तो चलो चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ की ऑब्जेक्टिव की बेस पर जो है हम मुख्तलिफ स्टडीज को किस तरह डिस्कस करते हैं, और डिफरेंट स्टडीज जो है जिस तरह हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग अलग आंसर होता है, इसी तरह हर एक ऑब्जेक्टिव हर एक प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग स्टडी डिजाइन जो है यूज करते हैं। इट मीन कि हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए हर एक प्रॉब्लम के लिए वी कैन यूज यूर स्टडी डिजाइन एंड यूर स्टडी ऑफ आवर ओन चॉइस। तो यूजुअली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जैसा नाम से जाहिर है कि दे जस्ट डिस्क्राइब the population, they just describe the people. So they give us the distribution of the disease, they give us the frequency of different characteristic of people, that how many male or female are there, and how what is the literacy rate, how many PhDs are there, how many people are suffering from Alzheimer's disease. So it means, yeah, how many, what is the prevalence of spinal cord injury, what is the incidence of spinal cord injury, what is the incidence of the COVID-19 in Peshawar district, Peshawar division. So ये सारे जो है questions है, they all will be answered by the descriptive studies. So it means if we want to know the counting of the frequency, the frequency of the disease के, एक disease की तादाद कितनी है, किस हद तक जो है ये लोगों में है, so that is that frequency of the disease. This is again that will be answered by the descriptive study. Similarly कि कोई भी करेक्टरिस्टिक ले ले, दैट एजुकेशन ले ले, जेंडर ले ले, या कोई भी डिजीज ले ले, यानी among the people how much rate जो है it is being distributed, so that the rate of distribution जो है of any characteristic of the people, that is again answered by the descriptive study. But here the question arises that um,
व्हाई देयर इज सो, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं ये क्यों इस तरह है, ये जो है एक फिर एक वाई का आंसर क्वेश्चन आ जाता है विच इज अनेबल फॉर द डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू आंसर। तो फिर ये एक दूसरी कंपेरेटिव स्टडी जो होती है उसमें उसके लिए ये एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है और विच इज बीइंग टेस्टेड इन द ऑब्जर्वेशनल और इन द एनालिटिकल स्टडी डिजाइन। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन जो है ये क्या करता है, ये जनरेट करता है हाइपोथेसिस को। And this is one of the advantage of these descriptive studies that help us in the development and help us in the generation of the new hypothesis which is then tested in the analytical study design. तो ये जो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, but these are the some of the common objectives which can be answered by the different studies of the descriptive nature. Observation analytical, these are the study design in which hypothesis testing जो है होती है, जिसमें सिचुएशन जो है चेक होती है, जिसमें एक रिलेशनशिप जो है ये डायरेक्शन जो है बिटवीन द टू वेरिएबल्स ये जो है हम करते हैं। So usually when our objective is to test a hypothesis which is being generated in the descriptive study design or when it is generated without any previous descriptive study, in both cases that will be answered and being tested in the observational analytical study. Similarly, it can also construct the association between two variables. These variable may be categorical variable, both variable may be categorical, both variable may be continuous variable, one may be categorical, the other may be continuous. अब आप क्वेश्चंस आप यही कहेंगे सर व्हाट इज ये कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है या कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आफ्टर द स्टडी डिजाइन सेशन में हम वेरिएबल्स पर एक सेशन लेंगे कि जिसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल पर बात करेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स किस तरह हम करते हैं। तो इतनी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो सिचुएशन है ये कंस्ट्रक्शन ये भी जो है ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल का है और थ्रू किसके जरिए हम फिर सिचुएशन जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इन द cohort series this is taken as the relative risk while odd ratio is taken as the coefficient correlation coefficient in the case control study design। इंशाल्लाह जब हम केस कंट्रोल को हट करेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पर एग्जांपल के साथ करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑड रेशियो, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव रिस्क एंड हाउ वी कैन इंटरप्रेट दीज टू टाइप्स ऑफ रेशियोज जो है अगर रिजल्ट जो है वन से ऊपर वन से नीचे या वन आ जाता है सो व्हाट हाउ वी कैन इंटरप्रेट का क्या मतलब हम लेंगे। इंशाल्लाह ये हम जब इंडिविजुअल डिजाइन करेंगे तो वहां पर फिर डिटेल से इस पर बात होगी। यहाँ पर हम सिर्फ कंप्लीट जो जनरल सेटअप उसकी बात करते हैं कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन स्टडीज हैं दैट मे बी द एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन स्टडी, दैट मे बी द कोहॉर्ट स्टडी और द केस कंट्रोल स्टडी, these three are the observation study design, so they are being used to check the association between two or more than two variables and to test the hypothesis, either the null hypothesis or the alternative hypothesis or the researcher hypothesis too। प्रीवियस क्लास में जो यस्टरडे जो सेशन हमने लिया था उसमें हमने डिटेल से बात की थी कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाट इज वन डायरेक्शन एंड टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेटिव और नल एंड रिसर्चर हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है, और ये सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। जो एक्सपेरिमेंटल एंड इंटरवेंशन स्टडीज है यूजुअली इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रेंथ ऑफ द सिचुएशन चेक करते हैं, यहाँ पर हम इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट चेक करते हैं, यहाँ पर हम एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये हम चेक करते हैं। तो मुख्तलिफ जो है ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं कि या जो काज इफेक्ट रिलेशनशिप है या एस्टेब्लिशिंग द काज ये हम करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल और द इंटरवेंशन स्टडी डिजाइन। इसी तरह की कुछ क्वेश्चंस हैं जो इराइज होते हैं इन द हेल्थ केयर सिस्टम और फिर यही क्वेश्चन जो है दे कैन दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टडी डिजाइन which are fitting to answer these questions. So if the question is related to the burden of illness in the sense of prevalence of that disease or the incidence of that disease, so remember अगर हम prevalence जो है ये find करना चाहते हैं, so the best study to find the prevalence of the disease, this is the cross sectional survey or the cross sectional study, and the cross sectional study that is also known as the prevalence study just because it is used to find out the prevalence of the disease. Similarly, incidence that can be the appropriate study design is longitudinal survey, and which longitudinal survey? Remember, this is the cohort study which is used to find out the incidence.
Usually the cross-sectional, the study as well as the case control, they can be used for the finding of the incidence. Remember, जो केस कंट्रोल स्टडी है न ये हमें प्रेवेलेंस मेजर की दे सकता है न हमें इंसिडेंस दे सकते हैं, यानी प्रेवेलेंस और इंसिडेंस ये केस कंट्रोल स्टडी में हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या मेजर प्रेवेलेंस कहाँ पर मेजर कर सकते हैं? क्रॉस सेक्शनल में। और इंसिडेंस कौन सी स्टडी डिजाइन में हम मेजर करते हैं? दिस इज इन द कोहॉर्ट स्टडी में। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इफ यू वांट टू न्यू अबाउट द etiology of your disease, about the prognosis of disease, the risk factors, the causation, different जो causal factors के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, so the best study for that is the cohort study, as well as the other study, the case control study can be used, and prognosis के लिए we can have then RCT. If we use one to check the efficacy of the treatment, then how much this treatment is effective, yeah, which one is more effective, so then the randomized control study design is the most appropriate design to answer such questions. If the question is related to the accuracy and the precision of a diagnostic test, so again, the randomized control study as well as they can be checked by the different longitudinal study design which are in the prospective nature. Cost effectiveness, that is again checked by providing different treatments to the people when they are randomly located to different groups, that may be two or more than two groups. So these are some of the questions, and all these questions we have discussed in the previous lecture. There, what are the different research questions? Intervention question, what is prognostic question, what is diagnostic question, what is the frequency question, what is the etiological question, what is risk factor question. हाँ, इन सब पर हमने न सिर्फ इसकी डिस्कशन की है, बल्कि इसके लिए हर एक के लिए फिर हमने सिनेरियो भी पेश किया और फिर पीको की मेथड से हमने इन सब से जो है क्वेश्चन जो है रिफाइंड क्वेश्चन, आंसरेबल क्वेश्चन, रिलेवेंट एंड एज वेल एज अचीवेबल एंड मेजरेबल क्वेश्चन हमने कंस्ट्रक्ट किए ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है और ये द एप्रोप्रिएट डिजाइन which can be used for answering such questions. So this is the hierarchy of the evidence के different study design से जो findings आती है उसको हम evidence कहते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को फिर एक आर्टिकल की सूरत में पब्लिश करते हैं, so the findings of that published articles, that is known as the scientific evidence. नॉन साइंटिफिक एविडेंस से मुराद ये है कि जो मैगजीन में आते हैं, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, जो यूट्यूब पर आते हैं या डिफरेंट जो ब्लॉग्स वगैरह में लिखते हैं, these all are considered as the non-scientific evidence. जबकि जितने भी स्टडी डिजाइन है उनकी फाइंडिंग्स को हम यूजुअली कहते हैं, उनकी एविडेंस को हम कहते हैं साइंटिफिक एविडेंस। लेकिन स्ट्रेंथ के लिहाज से देयर इज हायरार्की की सबसे स्ट्रांगेस्ट एविडेंस कौन सी है, सबसे वीकेस्ट एविडेंस कौन सी है। सो वी हैव हायरार्की ऑफ दिस एविडेंस। हायरार्की का मतलब है कि किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर दर्जेबंदी करना किसी भी चीज को। सपोज अगर यहाँ हम एनसीएस में डिजिग्नेशन लेवल पर एक हायरार्की कहीं मैनेजमेंट का, तो सबसे टॉप मैनेजमेंट जो है चेयरमैन साहब है, उसके बाद जो है डिफरेंट डायरेक्टर्स आते हैं, जैसे डायरेक्टर एकेडमिक्स, डायरेक्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर फाइनेंस है, दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, या इसके बाद जो है फिर कोऑर्डिनेटर्स आते हैं डिसिप्लिन की, उसके बाद जो है या कोऑर्डिनेटर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान एचओडीज जो आते हैं, और उसके बाद जो है फैकल्टी आती है। तो इट मीन एक प्रॉपर चैनल होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, हायरार्की होती है, एंड उसमें अगर आप स्किप करते हैं सो दैट विल बी अगेंस्ट दैट हायरार्की, अगेंस्ट दैट चैनल। इसी तरह स्ट्रेंथ के लिहाज से भी जो एविडेंस है, जो स्टडी डिजाइन की फाइंडिंग्स हैं, उनको जो है सही माना जाता है, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, ज्यादा रिलायबल होती है। तो उसमें टॉप स्टडी जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस जो है, दिस इज मेटा एनालिसिस, एंड मेटा एनालिसिस के बाद जो है दिस इज सिस्टमेटिक रिव्यू। अच्छा, यहाँ पर हम जितने भी स्टडी डिजाइन है या जितने भी एविडेंस हैं, इसको हम दो ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कर सकते हैं कि दीज आर नोन एज द फिल्टर स्टडी डिजाइन, कि जो ऑलरेडी एक बंदा रिसर्च करता है, उसके रिसर्च को आप उठाते हैं और इस पर अपनी तरफ से उसकी छानबीन करके उस पर पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स करके अपने एक नोट लिख देते हैं, अपने एक रिव्यू जो है लिख देते हैं, उसको फिर पब्लिश करते हैं। यूजुअली यू हैव फिल्टर्ड the others research. Some researchers, there are original research which is being conducted by the researchers who are the publishing authors. So it means they are then known as the non-filtered
research are the original research, and this is where the non-filtered में randomized control आते हैं, नीचे जितनी भी हैं वो सब उसमें आते हैं। इसी तरह दो और भी एविडेंस के टाइप्स होते हैं जो फिल्टर उसमें आते हैं। उसमें मेटा एनालिसिस टॉप पर है, फिर सिस्टमेटिक रिव्यू है, उसके बाद जो है क्रिटिकल अप्रोच टॉपिक है, उसके बाद जो है क्रिटिकल अप्रोच सिनॉप्सिस है। तो ये चारों जो है इसको हम फिल्टर स्टडी डिजाइन कहते हैं, और इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस जो है ये मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस के बाद फिर सिस्टमेटिक रिव्यू है, फिर उसके बाद जो है क्रिटिकल अप्रोच टॉपिक या क्रिटिकल अप्रोच सिनॉप्सिस है। अच्छा, इनसे इन सबसे ऊपर भी एक एविडेंस है जो मेटा एनालिसिस से भी ज्यादा सुपीरियर है, दैट इज नॉट एक्चुअली कंप्लीट एंड प्योरली जो है रिसर्च फाइंडिंग्स, जिसमें पेशेंट्स के भी कुछ व्यूज होते हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स के भी व्यूज होते हैं। दे आर एक्चुअली नोन एज द clinical practice guidelines, या shortly known as the CPGs. So CPGs, they are the different guidelines which are based on the high quality systematic reviews, and that's why they can be placed at the top of the meta-analysis and systematic review. तो अगर हम उसको इंक्लूड करें तो CPGs हो जाते हैं, फिर मेटा एनालिसिस, फिर सिस्टमेटिक रिव्यू है। उसके बाद जो है जितने भी स्टडी होंगे डिजाइन, दे आर विल बी द नॉन फिल्टर स्टडी डिजाइन, एंड द टॉप ऑफ देम इज द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। उसके बाद जो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के बाद एविडेंस जो है ये नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के आप कह सकते हो। इसके बाद जो है अनकंट्रोल जो है ट्रायल आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है कोर्ट स्टडी में आप टॉप पर जो है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट रख सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट जो है रख सकते हैं। इसी तरह फिर आप केस कंट्रोल विच इज ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव ये आती है, उसकी बारी आती है स्ट्रेंथ के लिहाज से। ये जितना हम नीचे आ रहे हैं उतना ही जो जो स्ट्रेंथ है ये उतनी ही कम होगी जितनी हम नीचे आएंगे। तो कोहॉर्ट स्टडी के बाद हमने कहा कि प्रोस्पेक्टिव उसमें आप कर सकते हैं। केस कंट्रोल स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी के बाद पे क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शन से सुपीरियर स्टडी जो है ये एनालिटिकल है, बट दैट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो है एनिमल ट्रायल्स एंड वाइट्रो स्टडीज जो है जो अगर टेस्ट ट्यूब वगैरह में की जाती है, जो लैब में की जाती हैं। और सबसे एंड में जो है केस रिपोर्ट है, ओपिनियन पेपर्स हैं, एंड लेटर्स है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, बुक्स है, ये सारे आ जाते हैं। क्वेश्चन यही राइज होता है कि केस रिपोर्ट जो है ये भी तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, और ये क्यों जो है इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम। The reason behind that is just because of the limitation is the number of participants, which is only one in these design. तो एक बंदी की कहानी, एक बंदी की characteristic को we can't generalize to the whole population. Actually, he is not a that participant is not a representative of the whole community. So that's why जो है हम उसकी findings जो है ये बाकी तमाम जो population को generalize नहीं कर सकते। तो it means they are among the weakest of all the stereo design. तो ये जो है hierarchy जो है MCQs उसमें आ सकती हैं। It should be very clear that which stereo design जो है they are superior in evidence than the other. अच्छा, आपको अगर आप नेट पर सर्च करें तो आपको ये मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स मिलेंगे, मुख्तलिफ डिजाइन के मिलेंगे। उसमें से कुछ ट्री जो है इस जो इसमें शामिल है उस नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसमें शामिल नहीं है वो दूसरे में शामिल होंगे। जो भी है, लेकिन सीक्वेंस जो है कभी भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो है ये कोहॉर्ट के पीछे, कोहॉर्ट के बाद आए नीचे है, और कोहॉर्ट जो है ये टॉप पर है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इट मीन कि जो फॉर्मेट है एंड द इंक्लूजन ऑफ द स्टडी डिजाइन जो है ये चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी तरतीब जो है ये अपनी जगह पर रहेगी। इन आउट ऑफ स्टडी हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस जो है ये हायरार्की जो है ये स्ट्रेंथ के बेस पर ये चेंज नहीं हो सकती। तो दैट वाज ऑल अबाउट द हायरार्की ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। उसके बाद जो है हम थोड़े से डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद जो है वी विल एंड ऑफ दिस सेशन। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जो है दे जैसे हमने पहले कहा, दे जस्ट डिस्क्राइब that do not examine the situation between exposure and outcome, and hence they do not check and do not test the hypothesis. Generally, the purpose of these studies is just to describe the variability, the changes, the variation, the difference between the different outcomes among the community, and these are also used to formulate, to construct, to develop
a hypothesis which will be tested in the further developed and further analytical study designs. Similarly, a descriptive studies, they usually involve describing the characteristic of a particular situation, event, case, or a person. Descriptive studies, they can be carried on a small or large scale. We have discussed in detail that those descriptive study design which are carried on a small population, they are known as the individual based study design. And if they are carried on a very large scale, which may involve province, which may involve a number of countries, and the number of participants, they may be in thousand and may be in lakhs as well. So then they will be known as the ecological study design, or the which we can population based descriptive study design. So these are some of the characteristics, some of the properties of the descriptive study design. Among them, the population-based designs, they are the ecological studies, which mean they are also a correlational design when comparison between two variables among the population from a very large geographical area. And not only the area will be larger, but the number of participants, they will be also higher in number. These ecological studies, these population-based studies, they are very useful to examine the trends over time, or to explain the difference between two groups, between two different populations. तो यहाँ पर जो सैंपल यूनिट होता है यूजुअली वो एक पॉपुलेशन होता है. फॉर एग्जांपल, if someone is going to compare and to find out the literacy rate among the South Asian countries, अब अगर हम इसको देखें, there are 7 to 8 countries in the South Asia, and we have to calculate an estimated amount of the literacy rate among all these countries, and then we have to compare. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो the study unit है, this is a country, this is a very large geographically a large population piece जो है. So these are some of the characteristics which we discussed for the ecological study. Then there are two types of ecological studies depending on the time and the area. That is geographical and the temporal. If the health outcomes and the risk modifying factors, the average for the population divided along geographical lines among the population connected and residents of different countries, of different counties, of different districts, of different provinces, different divisions, then they will be known as the geographical. And health outcomes, when they are examined for the seasonal variation or trend, when they are checked and when they are assessed and they are collected, the data is collected and different time, then that will be considered as the temporal. And while the opposite, which is maybe collected at any time, but that will be collected from a very large geographical area, then that will be considered as the geographical ecological study design. Here are some of the examples from the literature which we have, and which are the examples of the ecological study design. So here is a study which is, and the data is collected from 18 European countries, and from those 18 European countries, the data is being collected from more than 4,000 small areas. And the question was just where do people live longer and shorter life. The life expectancy जो है कि कौन से मुल्क कौन से एरिया में ज़्यादा है, कौन से मुल्क में सबसे कम है. So it means ये study जो है, this is an ecological study of the old age survival across the 4,404 small areas from the 18 European countries. Similarly, this is another example of that ecological study design. Here, the title of the study is the political and the economic characteristics as moderators of the relationship between the health services and the infant mortality in the less developed countries. यहाँ पर अगर हम मेट्रोलॉजी की तरफ चले जाएं, तो the data has been collected from 46 best developed countries. So यहाँ पर अगर देखें तो study unit जो है क्या है, this is a country and 46 countries से data collect किया गया है और फिर उसको एक ही जगह पर पेश किया गया है. तो just to check that what is that association between the different characteristics of the people and the infant mortality. And these are the duration of the study is a 30 years, so it is a very long and very worthy study, which will have a very significant findings at the end of this study. Inshallah, we will discuss the case reports in the next session. That was enough for today. Along with examples, we will discuss the case report. What is the difference between the case report? What is the difference case report and case series?
or when we will call it a case series and when we will call it a case report. Inshallah, that will be discussed in the next session. Thank you so much.